है। पृथ्वी हम लोग जैसे हमने बताया था आपको कि एक ब्रह्मांड होता है, एक सौरमंडल होता है। ठीक, तो ब्रह्मांड में का जो मुखिया है वो कौन सा है? ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड का पूछ रहा हूँ। आकाशगंगा है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? मिल्की वे। ठीक, हाँ। देखिए ब्रह्मांड, जैसे ये ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में बहुत सारे असंख्य तारे हैं, बहुत सारे असंख्य तारे हैं, और ये तारे स्थिर नहीं है, हमेशा गति कर रहे हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड हमारा हमसे इतना दूर है कि वो तारे हमें स्थिर महसूस होते हैं, बहुत दूर है, इसलिए लगता है कि ये तारे क्या कर रहे हैं? स्थिर खड़े हैं एक जगह पर। और दूरी की वजह से ही ये हमको छोटे छोटे दिखते हैं, जबकि इनका आकार बहुत बड़ा है, सूर्य से भी कई लाख गुना बड़ा है। लेकिन हमें क्या दिखते हैं? बिल्कुल छोटे से। जैसे हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं तब दिखते हैं, और कब दिखते हैं? जब आसमान साफ होता है, वो भी रात में। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अभी अगर कोई आपको टॉर्च मारे रोड से इस समय, तो हमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, उसका कोई फल को प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि धूप ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, प्रकाश इतना ज़्यादा है कि उसके प्रकाश से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वो दिन में हमको महसूस उनका टिमटिमाना, उनके आकार के बारे में, उनकी टिमटिमाहट कुछ भी पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उनसे अधिक नहीं मिलता है। और ये रात में हमको, जब मौसम साफ होता है, अंधेरा होता है, सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय ये हमको थोड़ा सा दिखाई पड़ते हैं। तो इस ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, और इन तारों का जो मुखिया है, इसको हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा कहा जाता है। और हमारा जो सूर्य है, इसी ब्रह्मांड का एक सदस्य है, इसी ब्रह्मांड का एक सदस्य है। और जब ये सूर्य क्या करता है, क्योंकि ये भी सब तारा, इसलिए हमें जब कभी कोई आता है कि सूर्य एक तारा है कि ग्रह है, सवाल घुमा के पूछता है, तो सूर्य क्या है? तारा है। तो ब्रह्मांड में सारे के सारे तारा है, ग्रह यहाँ पे नहीं है। इतना आप याद रखना कि जब ब्रह्मांड की बात आएगी तो ब्रह्मांड में जितने भी सब कुछ है, सब के सब तारे हैं, ग्रह नहीं है, स्टार है, प्लेनेट नहीं है। सर इनको खगोलीय पिंड कहते हैं या आकाशीय पिंड? किसको? दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर सूर्य इनका सदस्य है। अब मान लीजिए इसको हम सूर्य मान सकते हैं, इस बड़े को। तो धीरे धीरे होता क्या है कि चूंकि ये चक्कर लगा रहे हैं, तो बाद में होता क्या है, सूर्य का एक अपना परिवार बनता है, सूर्य का एक अपना, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। लिखना नहीं, बस आपको समझ होगा, ब्रह्मांड। और इसे क्या कहते हैं? सौरमंडल। अब अभी यहाँ का मुखिया कौन है? आकाशगंगा। और इसका मुखिया कौन है? सूर्य मुखिया। अब ये अगर हम इसको सौरमंडल मान लें, तो इस सौरमंडल का मुखिया है सूर्य, और इसके ग्रह हैं। ठीक, जितने ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं? ये ग्रह है। अब इन ग्रहों में अगर हम बात करें, तो राशि बताओ, ग्रहों का क्रम बताओ। ठीक है, वेरी गुड। अब शिवानी तो बताओ, बड़े से छोटे बताओ। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध। शुक्र के बीच में बुध के पहले। ठीक, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ।
ठीक है, इतना आपको आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा पढ़ाया हुआ सार्थक है। ठीक, अब देखो बात यहाँ हमारा ये नहीं था कि हमें अब देखना क्या है आपको कि चूंकि ये ब्रह्मांड की बात हो गई, हमें पढ़ना है क्या है, पृथ्वी की गतियाँ। अब इस ब्रह्मांड में बहुत असंख्य तारे हैं, उनसे हमें मतलब नहीं है, उसमें से हमने सूर्य को निकाल लिया। अब जब यहाँ पे सूर्य माला आ गया तो सूर्य के सौरमंडल में सूर्य के सदस्यों में 8 सदस्य हैं, पहले 9 थे, प्लेटो को हटा दिया गया है और अभी 8 है। तो इन 8 में हमारी पृथ्वी भी है। चूंकि जितने ग्रह हैं और उपग्रह सभी लोग को उष्मा और प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। तो ये सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं और अपने ग्रह का भी, जैसे जो ग्रह है सारे के सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उष्मा और प्रकाश ग्रह से ही प्राप्त होता है। और जो ग्रहों के उपग्रह हैं वो सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं और अपने ग्रह का भी लगाते हैं। इसको आपको याद रखना है। जो सूर्य के जो ग्रह हैं वह सिर्फ सूर्य के चक्कर लगाते हैं। प्रकाश और उष्मा का मतलब भोजन। भाई अगर आप घूमेंगे नहीं तो आपको खाना नहीं मिलेगा, इसलिए सूर्य प्रकाश और उष्मा ये ग्रह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। और कब करते हैं? जब ये उनका चक्कर लगाते हैं। बात आती है जब उपग्रह की, तो उपग्रह सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं और अपने ग्रह का भी चक्कर लगाते हैं। जैसे चंद्रमा की बात आती है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और यह सूर्य का भी चक्कर लगाता है और पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। स्वाति कितने दिन में चक्कर लगाता है? लगभग बता दो, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? नहीं याद? 27 दिन है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 27 दिन कुछ घंटा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि चंद्रमा जितने टाइम में सूर्य का चक्कर लगाती है उतना ही टाइम उसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगता है। इसीलिए उसका फिक्स हो जाता है कि हर 15 दिन के बाद जो है वो क्या पूर्णिमा अमावस्या मामला आता है ना। तो चूंकि अब कभी कभी हमने आपको बताया है कि वो मून वर्ष और मून वर्ष दिखाया हूँ। जैसे कभी कभी ऐसे समझिए कि जब जैसे 27 दिन में एक चक्कर जब लगाता है तो 12 महीना होता है। तो चूंकि अभी 3 दिन बच रहा है, एक महीने में 3 दिन बच रहा है ना, तो 12 महीने 12 3 36, कुछ महीने 31 के हैं, तो लगभग 40-42 दिन बच रहा है। तो कोई कोई महीना ऐसा आता है कि एक ही महीने में चंद्र ग्रहण 2 बार आ जाता है। जैसे मान लो 1 तारीख को आ गया, फिर कब आएगा? 29 को आ जाएगा। एक ही महीने में 2 बार आया, इसे कहा जाता है मून वर्ष, ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक साल में, किसी एक ईयर में ऐसी कंडीशन 2 बार आती है। मतलब कि एक ही महीने में 2 बार चंद्र ग्रहण हो जाता है। ये हम आपको लिखवाए हैं, इस शायद अंतराल आता है हमको लगता है 12 से 13 साल के आसपास। चलिए, ये तो दूसरी बात हो गई। मतलब कि हमने आपको उदाहरण बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन वो सूर्य का भी चक्कर लगाता है और वो पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। मतलब ये क्लियर है कि उपग्रह सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी के अपने ग्रह के भी। अब यहाँ से अगर हम लोग पृथ्वी को निकाल लें, तो अब हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने धुरी में भी घूमती है। मतलब हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक को हम लोग कहते हैं अच्छी गति, घूर्णन और परिभ्रमण गति। परिभ्रमण और परिक्रमण बहुत कंफ्यूज करता है।
और बहुत पूछता है। देखो ये लोग सवाल वही पूछते हैं जिसको लोग ज़्यादा गलत करते हैं। ऑब्जेक्टिव में इनका मैं देखा हूँ कि पेपर तो कभी आप सॉल्व करेंगे चाहे किसी भी चीज़ का, बार बार वही सवाल ज़्यादा आता है जो जिस सवाल को लड़के ज़्यादा गलत करते हैं। तो ये परिक्रमण और परिभ्रमण, इसको आपको याद रखना। परिभ्रमण का मतलब कि अपने जगह पे घूमना, और परिक्रमण का मतलब कि किसी के चारों ओर घूमना। तो ये होता है अच्छी गति होता है, इसे हम लोग घूर्णन भी कहते हैं, परिभ्रमण भी कहते हैं। ठीक, यह है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे रह के घूमती है कितने में 24 घंटे। 24 घंटे में एक चक्कर। क्लियर है? और 24 घंटे एक चक्कर लगाती है। इससे क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है, बहुत बेसिक चीजें हैं, और ये बेसिक चीजें ही इसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन सब टॉपिक में आपको वही पढ़ा रहा हूँ कि इस टॉपिक में क्या पूछ सकता है। पढ़ाने में बहुत कुछ इसमें है, लेकिन जो आपके स्टैंडर्ड में अभी आने को तैयार है 2-4-5 दिन में, ठीक है, वो अब अपडेट हो जाए। अब ठीक है, ये आपको पता है, मुझे पता है कि आपने 2 बार 3 बार पढ़ ली, क्लियर है आपको, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पे है, पृथ्वी के बीच में एक धुरी लगी हुई है, और ये हमारा क्या है? सूर्य। ये पृथ्वी हो गई। ठीक, अब ये पृथ्वी हमारी घूम रही है, किस दिशा में घूम रही है? ठीक, इसकी जो घूमने की गति है, परिक्रमण की और परिभ्रमण की दोनों एक ही है, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी की जो गति है, परिक्रमण और परिभ्रमण, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे भी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, और सूर्य का चक्कर भी पश्चिम से पूर्व ही लगाती है। अब ये वाला चूंकि सूर्य, ये हमारा सूर्य है, सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य भी अपने ब्रह्मांड में घूम रहा है ना। तो अब जिस समय घूमते घूमते जो भाग पृथ्वी का, जो भाग सूर्य के प्रकाशमय मतलब प्रकाशित भाग, इस वाले भाग को कहा जाता है प्रकाशित भाग। जो भाग सूर्य के प्रकाशित वाले भाग के सामने आता है वहां तो दिन होता है, और जो उसके पीछे होता है वहां रात होता है। ये सीधे सीधे जवाब है। अब बात यह आती है कि जब हमारा, जैसे एक गेंद हम लोग देखते हैं, गेंद का एक, अगर गेंद को आप घुमाएंगे तो एक हिस्सा उसका हमेशा पीछे ही रहता है और एक सामने रहता है। तो चूंकि हम सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, भैया हम इसका चक्कर अगर लगा रहे हैं तो हम चाहे जिधर रहेंगे, इसका प्रकाश तो चारों तरफ है, भाई सूर्य है, ठीक, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ। अब आप हम इस चीज को ऐसे अगर ले जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो जो भी इसके सामने पड़ेगा वो क्या होगा? प्रकाशित होगा। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे 66.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकने का मतलब क्या होता है? जो झुकी है इसी वजह से यह, इसकी आकृति जो है वो अंडाकार है। चूंकि झुकी है, अब आप सोचेंगे कि सर झुकी है तो गिर क्यों नहीं रही है? झुकने के बाद के कारण ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो प्रभावी होता है, इसलिए हमारी पृथ्वी झुकी तो है 66.5 डिग्री, लेकिन आप ऐसे समझिए एक अंडा आप लीजिए, अंडे को ऐसे घुमा दीजिए, तो आप जब अंडा ऐसे घूम रहा है तो उसका प्रकाश एक ही जगह तो रहेगा नहीं भाई, धीरे धीरे क्या करेगा? घूमते घूमते आएगा, ये वाला हिस्सा आ रहा है, अभी यहाँ प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, फिर ये वाला जो हिस्सा यहाँ प्रकाश मिल रहा है सामने, इस वाले हिस्से को प्रकाश नहीं मिल रहा है, फिर एक कंडीशन आएगी घूमते घूमते ये वाला हिस्सा ऐसे हो जाएगा। भाई वही चीज़ अगर आप घुमा देख रहे हैं, जैसे वो चेस के लिए तुम क्या कहते हैं उसको? चेस ही कहते हैं ना,
इसमें मारा जाता है तो घूमता है, वही होता है ना। तो आप देखे होंगे कि आप जब उसे फेंकते हैं तो जरूरी नहीं कि जैसे आप उसे फेंकते हैं उसी दिशा में जाके आए, वो घूमता रहता है। तो सेम कंडीशन पृथ्वी की यही है। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो जो भाग पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य के पीछे पड़ता है वह रात होती है। क्योंकि पृथ्वी कंडीशन घूमती रहती है, इसलिए सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में हमारे पृथ्वी का थोड़ा हिस्सा सूर्य के सामने जाता है, और दोपहर के टाइम में पृथ्वी का पूरा बीच वाला हिस्सा सूर्य के सामने रहता है। इसलिए सुबह और शाम सूर्य की किरणें तिरछी पता लगती है, या उनका प्रकाश कम दिखाई पड़ता है, उनका असर या उष्मा हमको कम प्राप्त होता है। लेकिन दोपहर को लगभग 2 से 4 के बीच में इस 2 घंटे में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल पृथ्वी के सामने होता है। पृथ्वी मतलब उस समय सूर्य के सामने होती है, और उस समय सूर्य का प्रकाश और उष्मा पृथ्वी को सबसे अधिक प्राप्त होता है। सर तो मतलब जैसे कि सूर्य, जैसे हम लोग कहते हैं सूर्य निकलता है, इस तरह को निकलता है और नहीं, वो भी निकलना है, बात समझो बात। अब आप ये बताओ कि जैसे मान लो कि नेहा दौड़ रही हो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है, और शिवानी दौड़ रही हो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो शिवानी नेहा को, जब तक नेहा 100 किलोमीटर जाएगी तब तक शिवानी, जब तक शिवानी नेहा 100 किलोमीटर जाएगी तब तक जो शिवानी है नेहा को 10 बार काटेगी घूम के। ऐसा समझो, जो सूर्य की गति है वह पृथ्वी की गति से बहुत कम है। भाई देखो, सूर्य घूम रहा है बहुत धीरे धीरे, या कोई ऐसी चीज ले लो आप, वो बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, और कोई ऐसी चीज हो जो तेजी से घूम रही हो। तो जब तेजी से जो घूम रही है तो वो ज़्यादा उसके सामने आएगी। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब यही सर, सूर्य घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य भी अपने ब्रह्मांड का सदस्य है, वो भी चक्कर लगा रहा है। लेकिन हमने क्या बताया कि इनकी जो गति है बहुत धीरे, बहुत स्लो, हमें पता नहीं लग पाता है। ठीक, इनका लगभग आप देखेंगे तो 15,000 वर्ष में एक चक्कर लगाते हैं सूर्य अपने ब्रह्मांड का। तब तक आप कितना चक्कर लगाओगे सोच लो भाई, तब तक आप कितना लगाओगे? अब सोच लो कि इस कुर्सी को भी धीरे धीरे आप घुमाते रहो, और इस कुर्सी के चक्कर में आप घूमते रहो। तो आप जब तक 10 चक्कर लगाएंगे, 20 चक्कर लगाएंगे, तब तक ये कुर्सी धीरे से घूम रही है, थोड़ा सा घूमेगी, तो उसका बहुत माने नहीं रहता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन सूर्य अपने ग्रह, अपने मंडल का चक्कर लगा रहा है, मतलब ब्रह्मांड का, आकाश गंगा का, मिल्की वे का, वो उसका चक्कर लगा रहा है। उसको एक चक्कर लगाने में अपने आकाश गंगा का लगभग 15,000 करोड़ वर्ष लगता है, एक चक्कर लगाने में। और सूर्य को कितना लगता है, सॉरी पृथ्वी को 365 दिन, मतलब वो वाला चक्कर जो उसमें घूमने की बात हम कर रहे हैं। तो ये घूमता है तो बहुत छड़ी घूमता है। तब तक तो हम लोग कई पीढ़ी तक आएगी जाएगी, तब पता लगेगा कि मामला सूर्य चक्कर लगाया नहीं लगाया। तो ये तो मतलब भूगोल के जो विद्वान है उनका कहना है कि पृथ्वी भी गति कर रही है, लेकिन उसकी जो गति है, सॉरी सूर्य भी गति कर रही है, लेकिन जो उसका गति करने का वो स्पीड है वो बहुत कम है पृथ्वी की अपेक्षा, इसलिए बहुत वो प्रभावित नहीं करता है। तो ये चीज़ें हो गई। ये अब 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं, इससे दिन और रात होता है। यहाँ से आपको इतने सवाल ही पूछेगा, ठीक, बस आपको घुमाएगा अच्छी गति, गोल्डन परी घुमा। दूसरी जो गति है कक्षीय गति, इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। ये 365 दिन लगभग 6 घंटा मान सकते हैं लोग, 6 घंटा में एक चक्कर लगाते हैं। अब इससे क्या होता है? मौसमी परिवर्तन।
मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन में हम लोग 3 मौसम की बात करते हैं। शीत, ग्रीष्म और वर्षा। ठीक, मोटी मोटा ये 3 मौसम ही है। बाकी तो जो ऋतुएं हैं, अभी एक ऋतु चल रही होगी, अभी कुछ दिन बाद हेमंत, शरद, शिशिर ये सब आएंगे ना, तो ठीक है, उनकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। अब ये चूंकि हमारी जो पृथ्वी है, हर ग्रह की अपनी एक कक्षा है। कक्षा का मतलब रास्ता है, इसी में रहती है। तो चूंकि जो प्लेटो ग्रह था उसको इसीलिए हटाया गया। जैसे जो आखिरी में सबसे ग्रह है अरुण, ठीक, अरुण, हाँ वरुण। तो ये प्लेटो क्या करता था, इतना बूढ़ा हो गया था कि उसकी गति बहुत धीरे हो गई थी और ये वरुण के रास्ते में अवरोध कर दे रहा था, दिक्कत आ गई थी। क्योंकि होता क्या है कि रोटेशन फिक्स है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रेन पटरी पे चल रही हो, ट्रेन कोई पटरी पे चल रही है और ये समय निर्धारित है कि इस ट्रेन को कानपुर होना चाहिए। उसके बाद पता लगा कि पीछे दूसरी ट्रेन जाएगी। अब पता लगे कि वह ट्रेन कानपुर होना चाहिए, वो जाके खागा में खड़ी हो गई है, आधे दूर में खड़ी हो गई है, आधे दूर पे। तो पीछे वाली जो गाड़ी आएगी वो क्या करेगी, वो जाएगी उस पटरी पे, फिर क्या होगा, अवरोध आएगा, रुक जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर, जब सबका कक्षा निर्धारित है, जब सबका कक्षा निर्धारित है तो उसके रास्ते में अवरोध कैसे आएगा? निर्धारित मतलब ये है कि सभी ग्रहों की गति के हिसाब से डिवाइड किया गया है। सभी ग्रहों की, जैसे जब कोई दौड़ता है, आप देखे होंगे जब दौड़ होती है फील्ड में, तो एक वो बना दिया जाता है, लाइनिंग रहती है कि आपको इसी लाइन में दौड़ना है। और अगर गलती से कोई लाइन इधर उधर करता है तो दोनों गिर जाते हैं, होता है ना। उसी को हम क्या कहेंगे, इसकी कक्षा कर सकते हैं। तो आखिरी वाला जो ग्रह है वरुण, ये जो क्या कहते हैं, जो प्लेटो ग्रह था, ये इतना बूढ़ा हो गया था कि इसकी जो गति थी बहुत धीरे हो गई थी और ये उसको डिस्टर्ब कर रहा था, उसको भी गति करने में दिक्कत कर रहा था। इसीलिए क्या किया गया कि उसको, चूंकि गति करने का मतलब ये नहीं है कि टाइम बदल दे रहा था, तो कहा गया कि अब इस प्लेटो को बड़े ग्रहों से बाहर कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये बूढ़ा हो गया है, इसलिए उसको ग्रहों से निकाल करके उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। कारण उसका क्या बताया गया कि ये बूढ़ा हो गया है और वरुण को के रास्ते में अवरोध पैदा कर रहा है। चलिए, अब ये जो पृथ्वी हमारी अपने कक्षा में जब घूमती है तो ये सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सूर्य का जो चक्कर लगाने में इसको 365 दिन का समय लगता है। अब 365 दिन में हम लोग इस 3 मौसम को देखते हैं। लगभग मान चलिए कि 4-4 महीने का ठीक एक ऋतु को माना गया है। ये तो माना गया है। अब अलग की बात है कि हमारे यहाँ ठंडी 1 महीना पड़ती है, बरसात 2 महीना होता है, बाकी की बाकी गर्मी पड़ती है। लेकिन माना क्या गया है कि 4-4 महीने का ही मामला होता है। तो ये चूंकि शुरुआत तो हो ही जाता है, भले कम पड़े ज़्यादा। जैसे इस बार आप देखिए बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, इस बार पानी ज़्यादा बरसा है और गर्मी भी खूब पड़ी थी तो ठंडी भी खूब पड़ी। अभी से ही मामला दिखने लगा है कि नहीं, ठंडी ठीक से पड़ेगी। इस महीने के ख़त्म होते होते कंबल उम्बल हम लोग मतलब काम करने लगेगा। तो ये तो अलग की बात है। हो सकता है कि इस बार ज़्यादा हो रही हो, अगले बार कम हो जाए। चूँकि कब मौसम का परिवर्तन हो, कब हमारे मौसम में प्रदूषण ज़्यादा फैल जाए, कब कोरोना आ जाएगा कि लॉकडाउन लग जाए, प्रदूषण साफ हो जाए। भाई यही तो हुआ था ना, जब उस समय लोगों का आना जाना बंद हुआ, गाड़ी मोटर का चलना बंद हुआ, तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो गया था। तो जब वायु प्रदूषण कम होगा तो बादल बनने के चांस ज़्यादा होंगे
और बाकी पेड़ पौधे भी क्या रहेंगे, ये स्वस्थ रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस मौसम में जो ये 4 महीना, 2 महीना, 3 महीने का मामला, ये क्या होगा, धीरे धीरे बराबर होने लगेगा। लेकिन जैसे फिर होने लगता है तब तक लॉकडाउन खत्म हो गया। आपको बताया था कि वहाँ से सहारनपुर उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का लगभग बाने वाला जिला है, वहाँ से हरिद्वार के लिए डिवाइड हो जाता है। तो वहाँ पर एक मंदिर है हरिद्वार में, और हरिद्वार के जो स्टेशन है बिल्कुल पहाड़ों पे है। तो उस समय जो लॉकडाउन लगा था तो वायु प्रदूषण इतना कम हो गया था कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन से वो हरिद्वार जो था वो दिख रहा था। भाई अभी वायु प्रदूषण है तो कोहरा टाइप दिखता है। आप कभी कभी देखे होंगे कि जब ये बहुत धुआं हो जाता है, बहुत प्रदूषण फैलता है, तो हमें बहुत दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है या धुंधला दिखाई पड़ता है। ये वायु प्रदूषण की वजह से ही होता है। अब इस मौसमी परिवर्तन में 4 महीने की गर्मी होती है, ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी होती है, 4 महीने वर्षा होती है। अब इसी में अगर हम लोग देख लें कि चंद्रमा, चंद्रमा की गति, ठीक, ये लगभग मान चलिए कि 27 दिन 3 घंटा, ठीक है, 27 दिन लगभग में सूर्य और पृथ्वी दोनों का एक चक्कर लगाते हैं, ठीक। मतलब कि यह जो चंद्रमा है यह अपने अक्ष पे भी उतना ही टाइम इसको लगता है, पृथ्वी का भी चक्कर उतना ही दिन में लगाता है और सूर्य का भी चक्कर उतना दिन में लगाता है। और चंद्रमा, इसकी गति लगभग उतनी है 27 दिन के आसपास। तो इसका मामला हो गया। अब अगर बात हम लोग करते हैं वर्षा की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मानसून, ठीक है। ठंडी आई, गर्मी आई, उसके बाद जब वर्षा आता है तो वर्षा के लिए हमने आपको बताया था कि मानसून जब वायुदाब और वायु तापमान, दाब और ताप में विपरीत का संबंध होता है। ये आपको याद रखना है। जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ वायुदाब कम होगा, जहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा वहाँ तापमान कम होगा। तो होता क्या है कि जैसे आप देखे होंगे कि मार्च के आखिरी से या अप्रैल से हमारे यहाँ गर्मी भयंकर शुरू होने लगती है। मतलब एक चीज़ और तो आपको उसके बाद करते हैं। यहाँ पर अब बात आती है कि जो दिन और रात की हम लोग बात कर रहे थे, और सबसे छोटा दिन बड़ा दिन, ये किसकी वजह से होता है? ये पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है? अच्छी है कि कच्ची? कच्ची ना। अब इसमें हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जैसे दिन और रात, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात कब होता है? बताओ प्राची। हाँ प्राची बताओ। 21 जून और बताने तो बताओ, तो बोलो। 21 मार्च और सही है स्वाति। और सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, ठीक ना। तो ये जो चीजें होती हैं ये कच्ची गति की वजह से होता है, ठीक। चूंकि जब पृथ्वी हमारी उत्तर की तरफ जाती है, उत्तरायण होती है, तो उस समय उत्तरायण होने पर सूर्य के प्रकाश उसको मिलने लगता है। दक्षिणायन होता है तो
उस तरह मिलने लगता है। तो ये इसकी वजह से होता है। दिन रात बराबर, कभी कभी आप देखेंगे कि ठंडी में हमें दिन कितना मिलता है, मुश्किल से 10 घंटा 9 घंटा, जबकि माना जाता है कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन अभी जो ठंडी आ रही है, अभी देख लीजिए कि धीरे धीरे आप दिसंबर में सुबह कब होगा और शाम को हो जाएगा 5 बजे ना। मई जून में क्या होता है, सुबह कब होगा, शाम को होगा, यही तो लगभग होता है। अब सोचिए कि 7 5 इधर अगर 7 हो रहा है, 5 उधर तो 5 उधर, कितना हो गया 10 घंटा। और इधर कितना हो गया 5 7 5 7 और 7 14 घंटा। नहीं सुन भाई, इस समय जैसे शीत में या ठंडी में 7 बजे सुबह होता है और 5 बजे शाम हो जाती है, तो हमें कितना मिला 10 घंटा मिला, दिन 10 ही घंटा मिला ना। गर्मी में मई या जून में 5 बजे सुबह हो जाता है और शाम को होता है 7 बजे, तो 7 घंटा 7 7 दूनी 14, तो दिन हमें 14 घंटा मिलता है। और ठीक सेम पलट जाता है मामला। अब जाहिर सी बात है, ये क्यों होता है, ये पृथ्वी की कच्ची गति के कारण होता है। तो कोई न कोई ऐसा दिन तो जरूर आता होगा जिसमें कि दिन और रात बराबर होता होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक। और 21 जून को उत्तर में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिण में सबसे छोटा हो जाएगा। 22 दिसंबर को उत्तर में सबसे छोटा दिन होता है, बड़ा दिन। ये क्लियर याद रखना, इतना ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो मानसून है, देखिए मानसून पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। अब हमने बताया कि जब तापमान अधिक रहता है, तापमान जब अधिक रहता है तो वायुदाब कम होता है। और जब वायुदाब, देखिए अब वहाँ पे क्या होगा कि मई के महीने में, जून के महीने में तापमान हमारे यहाँ क्या रहता है, भयंकर रहता है, ठीक, एकदम बिल्कुल भयंकर रहता है। यहाँ हिंद महासागर है, ठीक है। अगर ये हमारा भारत हो गया मान लीजिए, ठीक। अब देखिए अगर यहाँ पर अभी जून के महीने में पूरे भारत में प्रचंड गर्मी एकदम पड़ती है। अभी यहाँ पे क्या है, तापमान ज्यादा, इसलिए जो वायुदाब होता है आगे बढ़ नहीं पाता है, वायु आगे बढ़ नहीं पाती है, लेकिन तैयार रहती है। यहाँ से ये तैयार है और जैसे ही मौका पाता है, कब, जब लू चलता है, झंझावत तड़क भड़क के साथ जो वर्षा होती है, जब कहता है ना कि ये मौसम सुहाना हो जाता है उस समय। और तब तक ये इनकी भी जो सहने की क्षमता होती है वो खत्म होने होती है। जैसे भाई कभी आप इंतजार करो किसी चीज का और कि मौके की तलाश में रहो, जैसे हल्का सा मौका मिलता है ये क्या करते हैं, तुरंत अटैक कर देते हैं। उस समय चूंकि ये आंधी तूफान ये तो अप्रैल से ही आना चालू हो जाता है, लेकिन तब तक ये तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही जून का महीना आता है या वर्षा का समय आने पर होता है, तो इनकी स्थिति मजबूत हो जाती है। और उसके उस समय जब भारत में आंधी तूफान आता है, बारिश होती है, झंझावत आता है, तो मौसम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है कुछ दिन के लिए। और जैसे ऐसा होता है तुरंत क्या करता है, यहाँ से तापमान में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान कम हो, जब वर्षा हो जाती है तो तापमान कम हो जाता है, मतलब गर्मी नहीं लगती, लेकिन उमस होती है, वो अलग की बात है। टेम्परेचर, तापमान मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर का कम होना जरूरी है। गर्मी ज्यादा लगे कम लगे उससे मतलब नहीं है। टेम्परेचर पता लगे कि उस समय कितना है, 44, जैसे बारिश हो जाती है जाता है 30 होता है ना। अब ये तुरंत क्या करेगा, यहाँ से अटैक करता है। तो इसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और हिंद महासागर से लहरें जब उठती हैं सीधे कहाँ आएंगी, ये अपना श्रीलंका हो गया,
तुरंत यहाँ भारत में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। तो एक कोरियालिस बल होता है जिसे कहा जाता है कोरियालिस बल। ये वो बल होता है कि जब हवाएं विषुवत रेखा को क्रॉस करती हैं, पार करती हैं, तो अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती है। और एक कोरियालिस बल होता है, इसका ये गुण ही यही है कि हवा को दाहिने तरफ मोड़ देना, हवा को दाहिने तरफ मोड़ देना। तो चूंकि ये जैसे हिंद महासागर से, ये चूंकि श्रीलंका यहाँ में बिल्कुल करीब में है, यहाँ से जैसे हवाएं निकलती हैं, विषुवत रेखा को पार करती हैं, तो ये खटाक से यहाँ से दाहिने मुड़ जाती है। लेकिन यहीं से यह हमारे मानसून की जो रेखाएं हैं, धाराएं हैं, दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक तो सीधा निकल जाती है जिससे कि कोरियालिस बल काम करता है, बहुत तेजी से दाहिने चली जाती है, और दूसरी क्या करती है, यहीं पर धीरे से भारत में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है, केरल है। तो भारत में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है। कब? 1 जून। ये याद रखना है। जैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ती है, सेम वही बातें हैं। अभी तक कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। ये माना अलग की बात है कि ना है, मतलब मौसम के परिवर्तन की वजह से मानसून देरी से भी आ सकता है, लेकिन रजिस्टर्ड मतलब अथॉरिटिक रूप से कहा गया है कि 1 जून को मानसून केरल में आ जाता है। ठीक, और ये हो गया। तो इससे आपको 2 सवाल मिल गया कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, केरल में आता है। कब आता है? 1 जून को आता है। चलिए, अब मानसून आ गया है। मानसून यहाँ से पानी ले जाकर के तुरंत क्या करता है, केरल को वर्षा हो जाती है। अब ये चूंकि यहाँ पश्चिमी घाट पड़ता है और ये अरब सागर यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे पानी कमी नहीं है। उसके बाद यहाँ पानी बरसने के बाद ये सीधा यहाँ पे केरल का ऊपर आता है। अब इनको यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ मिल जाती हैं। पानी बरसने के बाद हवाओं में शुष्कता आ जाती है, मतलब ये हवाएं शुष्क हो जाती हैं। जैसे इंसान को अगर पानी ना पिलाया जाए तो कब तक नहीं मिलेंगे, कुछ दिन तक हम लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन सुस्त रहेंगे, बिल्कुल क्या रहेगा, तेजी नहीं रहेगी, फुर्ती नहीं रहेगी। तो जब इन हवाओं में ये पानी हमें ये बरस देता है, गिरा देता है, तो ये हवाएं क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है, इनमें वो ताकत नहीं रह पाती है। फिर जब ये आगे बढ़ती हैं तो इनको पानी चाहिए, पानी चाहिए, मतलब कि इनको हवाओं में वो ताकत होती है कि वाष्प करने की, सोखने की। तो आप देखे होंगे कि पानी में भी किसी गड्ढे में अगर आप रख के छोड़ दीजिए, 3-4 दिन धूप हो जाए तो वाष्प हो जाता है, क्योंकि उस धूप में हवाएं भी रहती हैं। अब नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जैसे मिलती हैं, वहाँ से पानी लेती हैं, फिर आगे गुजरात में और बाकी जो भी वहाँ अगल बगल पड़ता है, झारखंड वगैरह, वहाँ भी खूब वर्षा होती है। अब जब नर्मदा और ताप्ती नदी के आगे ये धारा बढ़ती है तो गुजरात के ऊपर क्या आता है, राजस्थान। तो इनके लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो पानी का वजन चाहिए पानी बरसने के लिए, दूसरे किसी से टकराने की जरूरत पड़ती है। भाई आप कोई चीज़ लेके जा रहे हैं, अगर हवा जा रही हो, पानी लटका हुआ है, अगर कोई चीज़ से टकराएगा तो तुरंत पानी बरस देता है, और नहीं टकराता है तो निकल जाता है। तो चूंकि यहाँ पे इस एरिया पे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भी हैं, और छोटी छोटी सतपुड़ा पर्वत, दुनिया भर की पर्वत, अमरकंटक पर्वत मालाएँ, बहुत सारी पहाड़ियाँ भी हैं। तो एक तो पानी भी प्राप्त करती है और दूसरे पर्वतों से टकराती भी है, तो इसलिए वहाँ पर क्या करती है, वर्षा करती है। अब ये जैसे गुजरात से, महाराष्ट्र से होकर के जैसे आगे बढ़ती है, आता है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में एक तो कोई नदी नहीं है, अगर है भी तो नाक बराबर है, और दूसरा कोई पर्वत पठार भी नहीं है जिससे ये हवाएं टकराए। एक पर्वत वहाँ पर है, क्या नाम है उसका, राजस्थान में जो पर्वत है उसका नाम क्या है,
अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला। इतनी महत्वपूर्ण पर्वत आप लोग को भूलना नहीं चाहिए। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली कहाँ है? राजस्थान में। अब जब ये यहाँ पे जाती है, यहाँ पर चूंकि दो चीजें हैं, अगर ये पर्वत अरावली पर्वत अगर ऐसे होती, ठीक, तो ये हवा यहाँ क्या करती, टकरा जाती, तो हो सकता है थोड़ा बहुत पानी जो इनके पास बचा है वहां पे बरस सकती है। लेकिन ये पर्वत है कैसे? ये है ऐसे पैरल। पैरल मतलब बगल, पैरल ही होता है, हम ऐसे चल रहे हैं और आप भी ऐसे चलो तो अगल बगल होंगे, आप उधर से आओगे तो क्या हो जाएगा, टकरा जाएंगे। तो ये जो पर्वत है वहाँ पे अरावली, वो मानसून हवाओं के पैरों में पड़ता है, इसलिए एक तो पानी नहीं है, दूसरे टकराने के लिए कोई अवरोध नहीं है, इसीलिए राजस्थान में वर्षा कम होती है या ना की होती है। अब जैसे कि ये मानसून यहाँ से क्या करता है, इस तरह होता है दिल्ली वगैरह पूरा इंडिया लेकर के उत्तर प्रदेश वगैरह से, तो यहाँ तो फिर विंध्याचल पर्वत है, गंगा नदी, जमुना नदी, ठीक, फिर बात आ जाती है गंगा नदी, जमुना नदी, गोमती नदी, दुनिया भर की नदियों से पानी सोख लेती है और फिर यहाँ से पानी लेने के बाद ये आगे बढ़ती है। आगे विंध्याचल पर्वत पड़ता है, विंध्याचल, लोग विंध्याचल पर्वत पे ही है। तो विंध्याचल मंदिर कहाँ है? विंध्याचल मंदिर कहाँ है? इतना देर के बाद बताइए। तो अब यहाँ पे होता क्या है, इतना बारिश से आने के बाद ये मामला यहाँ पे जाता है। कहाँ पे? बिहार। बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं, क्योंकि गंगा नदी का जो क्षेत्र है यूपी में भी है, बिहार में भी है, और ये यहाँ पर वर्षा करती है। उसके बाद ये तो इसकी कहानी होगी, क्योंकि मानसून की दो रेखाएं हो गई थी या दो धाराएं हो गई थी। एक क्या करती है, सीधा यहाँ से एक तो हिंद महासागर का पानी, दूसरे बंगाल की खाड़ी का पानी सीधा पहुँचती है उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक। उत्तर पूर्वी भारत में पहुँचती है, यहाँ पर एक तो पानी की मात्रा बहुत है, दूसरे पहाड़ियाँ भी बहुत है, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियों के नाम है, जिससे ये तुरंत यहाँ पर टकराती है और वहाँ पर जितना ये हिंद महासागर से और बंगाल की खाड़ी से जितना पानी उनके पास रहता है, ये टोटल वर्षा के रूप में वहाँ पर कर देती है। और इसीलिए जो वह एरिया है उत्तर पूर्व का, उत्तर भारत का, मतलब पूर्वी उत्तर का भारत है, यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूरे विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर? मेघालय। मेघालय एक राज्य है जहाँ के स्थान का नाम है मासेमो। इसके पहले भी चेरापूंजी था और चेरापूंजी भी मेघालय में ही है। तो यहाँ पर क्या है कि तुरंत ये लोग यहाँ पे वर्षा करती हैं और घनघोर वर्षा करती हैं, फिर उसके बाद ये धीरे से आगे बढ़ती है, आके यहीं पे मिल जाती है। अब ये नाश नहीं सर्वनाश करती है बिहार में। कोसी नदी का एक द्रोणी है, द्रोणी हम लोग उसको कहते हैं, या द्रोणी या प्रवाह क्षेत्र उसको कहते हैं, जो किसी नदी का क्षेत्र जहाँ तक पानी हो या न हो, जैसे गंगा नदी का क्षेत्र पूरे इलाहाबाद तक है, भाई हम कहेंगे ना कि शहर गंगा किनारे बसा हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि हम जो इलाहाबाद शहर है गंगा की द्रोणी में है या गंगा के प्रवाह क्षेत्र में है। तो आज भले गंगा उतना ही में है, केवल पानी इतना में ही है इस समय, लेकिन ये पूरा एरिया गंगा की द्रोणी में ही आएगा। और यहाँ पर ये जो कोसी नदी की द्रोणी पड़ती है या जो क्षेत्र पड़ता है, ये दोनों मानसून की धाराएं मिलकर यहाँ पर बिल्कुल एकदम तबाही मचाती हैं, इसलिए हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है। कहीं बाढ़ आए या न आए, पूरे भारत में सूखा पड़ जाएगा, लेकिन ये दोनों यहाँ पे आकर टकराती हैं, अब पूरा का पूरा जितना तबाही होती है बचाती है। और इसलिए बिहार में आप देखेंगे कि कोसी नदी का जो क्षेत्र होता है, जान माल का
बिल्कुल यहाँ भी क्या होता है नुकसान हमेशा, हालांकि लोग सतर्क हैं लेकिन फिर भी ये नदी बिल्कुल हमेशा उफान पर रहती है, उफान पर रहती है। पता लगता है 10 गाँव इधर बह गया, 5 गाँव डूब गया, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। और ये फिर मानसून यहीं से जैसे गया हुआ है वैसे वापस आता है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि कल पहुंचा है आज वापस चला गया। वापस आते समय चूंकि ये लोग चले आते हैं, फिर ये इधर से जब आता है तो यहाँ से वापसी में जो तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ता है, जिससे हम लोग कौन सा तट बताए थे, मालाबार यहाँ है कोरोमंडल। ये वापसी लौटते हुए मानसून, लौटता हुआ मानसून जब कोरोमंडल तट से टकराता है तो तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक, जाते समय वर्षा तमिलनाडु में नहीं होती है, वापसी में तमिलनाडु में वर्षा होती है। और इसे क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा भी कहा जाता है, इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तो ये फिर मानसून जैसे गया था वैसे वापस चला आता है। जब वापस चला आता है मतलब गया, अभी गया वापस, यही समय है वापस जाने का। तो इस तरीके से ये आपका, हाँ बताओ क्या आपको पूछना है? सर जो बिहार में दोनों मानसून टकराते हैं, आपस में टकराते किसी भी अच्छा हाँ समझ गए, आपस में नहीं टकराते बेटा। भाई ये बताओ, जैसे ये विंध्याचल पर्वत है, ठीक, तुम यहाँ से आ रही हो, हम यहाँ से आ रहे हैं, या खुद यहाँ से आ रहा है, तो दोनों लोग इसे टकराएंगे ना, आपस में मतलब मिलना आपस में। तो टकराते तो पर्वत से ही, जैसे वहाँ विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्य पर्वत जिसको कहते हैं, विंध्याचल पर्वत मतलब विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत, अब आपको लग रहा है कि विंध्याचल तो सर मिर्जापुर में बिहार में कहाँ चला गया? जो विंध्य पर्वत है, ये हम लोग उसी पर्वत पर खड़े हैं। विंध्य पर्वत पूरा इलाहाबाद से लेके बिहार झारखंड, पर्वत में समझ रही हो ना, छोटा पर्वत थोड़ी होता है, पूरा बड़े बड़े पर्वत जो खंड होते हैं। तो आज भले हम लोग इस कंडीशन में, अभी आप पहाड़ों में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग ऐसे ऐसे चढ़ते हैं। एक समय के बाद आप जाएंगे तो पता लगेगा कि जहाँ कभी रास्ता नहीं था, आज काट पीट के रास्ता बन रहा है। तो फिर हम लोग जब अगली बार कभी जन्म लेंगे, अगर इंसान में जन्म मिला, फिर हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ पर ये कंडीशन नहीं रहेगी, वहाँ पूरा पूरा शहर बस जाएगा। तो हम लोग के 2, 4, 10, 20 पीढ़ी पहले यहाँ कोई हाल नहीं होगी कि ये पर्वत है, ये पठार है, यहाँ रास्ता गया है, यहाँ हो गया है। लेकिन आज हम लोगों ने उसको काट पीट के खेत बना दिया, रास्ता बना दिया, और हम लोग आराम से रह रहे हैं। विकास और प्रकृति, इन दोनों में विपरीत का संबंध होता है। प्राकृतिक चीज़ों का जब तक हम नुकसान नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं करेंगे। ठीक, या तो प्रकृति का आनंद लीजिए या तो विकास का आनंद लीजिए। पेड़ आप काटेंगे तभी आप घर बनवाएंगे। जब आप घर बनवा लें, पेड़ काट देंगे तो पेड़ की शुद्ध हवा आपको नहीं मिलेगी, तब आप पंखा लगाएंगे, ठीक, तब आप एसी लगवाएंगे और गन्नौरा हवा लेंगे। ठीक, एसी की आपको लगता है कि जो एसी है क्यों फायदा ही करते हैं? उसमें एक गैस पाई जाती है रेयान नाम की। एसी में ये सबसे ज़्यादा नुकसान जानते क्या करती है? आँख का जो पानी है, हमारी जो आँख है, अभी अगर आँख सूखी हो जाए, ये हमें आपको लग नहीं रहा, हमारी आँखों में पानी भरा हुआ है, हमें भले नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारी जो पुतली है उसी पानी में खेल रही है, जो हम लोग इधर उधर देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं। तो ये जो एसी की जो हवा है, सबसे ज़्यादा आँख के पानी को सुखाती है, सबसे ज़्यादा आँख के पानी को सुखाती है। तो फिलहाल ये तो बात अच्छी हो गई। तो इसलिए पर्वत को काट गई। अभी आप उसका नाम सुने तो नहीं, जीतन राम मांझी क्यों प्रसिद्ध है? सही दशरथ मांझी, हाँ सॉरी, दशरथ मांझी। अभी बिहार का चुनाव चल रहा है ना, तो मामला दूसरा आ गया, जीतन राम मांझी दूसरा। हाँ, कह रहा हूँ दशरथ मांझी। उनकी कहानी ये है कि उनकी पत्नी मतलब गर्भवती थी और रास्ते नहीं थे, और प्रसव के समय मतलब वो है पहाड़ पे चढ़ के या
जो भी रहा हो, अस्पताल या कोई इस तरह की सुविधा उस पहाड़ को उस पार ही था। और उनकी पत्नी का जब प्रसव होना था, ले जाते उनकी पत्नी क्या हुआ, रास्ते में दम तोड़ गई। तो वह व्यक्ति कहा कि इस पहाड़ को ये काट दिया जाए। तो वो पूरा 103 का कार्यक्रम में लगा, पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। उस पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया कि और किसी की मृत्यु न होने पाए। इसी तरीके से और अगर 10-14 मांझी पैदा हो जाएंगे तो पूरा पहाड़ काट के भर देंगे, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो। ये तो उसकी पत्नी की बात थी। तो बाकी ऐसी जरूरत पड़ती है, फिर किसी की पत्नी होगी, फिर कोई किसी कुछ होगा, तो ऐसे लोग समझते हैं तो क्या करते हैं, पहाड़ वहाड़ काट के सब फेंक देते हैं। तो उनकी ये का, तो ये जो विकास हुआ है, हम लोग विंध्य पर्वत पे, ये तो जो स्वाति जी तुम पूछ रही हो, ये जो विंध्य पर्वतमाला है, इसको हम लोग विंध्याचल पर्वत कह सकते हैं। तो ये भाई यहाँ से जा रही है तो यहाँ टकराएगी, और कोई इधर से जाएगा तो भी टकराएगा, तो पर्वत से टकराता है। पर्वत से टकराने के बाद यही वाली एरिया है कोसी नदी का। तुम बरसो हम बरसे, सब बरस करके फिर जब वहाँ एकदम बिहार वालों के साथ कर देते हैं तो कहते हैं हम लोग चल रहे हैं, तुम अपने रास्ते पर रहो, अपने रास्ते, फिर लोग आके कहीं पर अपना काम कर देते हैं। फिर ये चीज़ें चलती हैं। ये मानसून का मुझे लगता है अगर लिखने के लिए आएगा तो इसी तरीके से आप बिल्कुल अपने शब्दों में, हमारे शब्दों में आप समझ लो, लिखना अपने शब्दों में सबसे बेहतर रहेगा। किताबी चीज़ ना तो मैं आपको बताया हूँ, और किताब से देखो इसलिए थोड़ा देखा जाता है कि चीज़ें थोड़ा सिस्टमेटिक है। मुझे पता है कि चाहे हम लिखें चाहे आप लिखें, मेरी लिखाई हुई चीज़ आप नहीं लिखेंगे। अगर आप 10 लाइन लिखोगी उसमें से 2-3 लाइन हमारा लिखा हुआ आपको रहेगा, बाकी आप अपने मन से ही लिखते हैं। शब्द जो होता है बिल्कुल यहीं पे होता है। तो आप जब समझ जाएंगे तो चाहे 2 नंबर पूछे, चाहे 1 नंबर पूछे, चाहे कभी पूछे, आप उसको लिख ले जाएंगे। बस यहाँ से आप अपना पूरी 40 पल के बाद ये अपना काम होता है। ये आपका मानसून है। हाँ क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? हाँ, ऑप्शन में अंडाकार, गोलाकार और जियोइड, इनमें से कोई कौन सा? देखो अगर इसमें जियोइड दिया है और अंडाकार दिया है तो उत्तर में क्या जियोइड दे रहा है? सर इसमें जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। वो गलत दिया है। पृथ्वी का जो आकार है अंडाकार, बिल्कुल अंडाकार। एक मिनट को इसको हम सेव कर लें। ये हो गया।